Welcome back dear students. अस्सलाम वालेकुम. Zoology with आयुष्मान. हम अपने लेक्चर को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टाइम हमने बात की थी स्टमक की बात की थी. स्टमक को देखा हमने, डाइजेशन की बात की स्टमक की, उसमें उसकी वाल्स की बात की, मुकोसा की बात की, गैस्ट्रिक जूस की बात की हमने. आज उससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन. याद रखिएगा ये जो हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं ये मैमल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, नॉट ह्यूमन नॉट ऑल ग्रुप्स. जस्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं इसको मैमल में, मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो आज हम बात करेंगे किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की. स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन हिस्सों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है. ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ड्यूडेनम ये पहला पार्ट है जिसमें फूड की डाइजेशन होती है. इसमें क्या होती है, फूड की डाइजेशन, जहां से इंटेस्टाइनल जूस खारिज होता है. उस इंटेस्टाइनल जूस में इसके अलावा पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस भी आता है और लीवर से बाइल भी किसमें आती है, ड्यूडेनम में ही आती है. यहाँ पर फूड की कंप्लीट क्या होती है, डाइजेशन. स्पेशली लिपिड की डाइजेशन भी यहाँ पर बड़े जोर शोर से होती है. तो यहाँ पर फूड की क्या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर फूड की फाइनल डाइजेशन होती है. फाइनल डाइजेशन मींस फर्दर डाइजेशन मजीद आगे जाकर नहीं होगी, आगे जाकर फूड की अब्जॉर्प्शन होनी है और फीसिस का बनना है. तो नेक्स्ट जो दो पार्ट है, जेजुनम है एंड इलियम है, जहां पर फूड की क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है. क्लियर हो गया. वन बाय वन चलेंगे. पहले बात करते हैं साइज लेंथ की बात करते हैं. अगर आप ह्यूमन की बात करते हैं 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 7 to 8 मीटर क्या होती है, लेंथ होती है. और ह्यूमन की जो लेंथ है ये बिटवीन है, किसके बिटवीन है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, दरमियान में ह्यूमन की आ गई है, जो शो करती है कि ह्यूमन क्या है, ओमनिवोर्स है. क्लियर हुआ. नेक्स्ट चलते हैं, विलाई की बात करते हैं. अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें, इलियम को देखें तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है. सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह लेंथ ज्यादा है, ऑफ कोर्स लेंथ भी ज्यादा है. इसके अलावा भी इसका टोटल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, सर्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं. ये एपिथेलियम की सेल आ रही है, ये एपिथेलियम सेल इस तरह फोल्ड बना रहे हैं, इस तरह फोल्ड बना रहे हैं. तो इन सर्कुलर फोल्ड की वजह से टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया है, ज्यादा हो गया. फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक सेल है एपिथेलियम, ये दूसरा है. हो सकता है इनकी लेंथ बराबर हो लेकिन ये जो साइड है इसमें सरफेस एरिया क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने नाम दिया है किसका, विलाई का नाम दिया है. ठीक हो गया. और जो विलाई जो है ईच स्क्वायर सेंटीमीटर, हर स्क्वायर सेंटीमीटर के बाद आता है और ये 300 मीटर क्यूब तक सरफेस एरिया क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है. क्लियर हुआ. नेक्स्ट चलते हैं, विलाई की स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है. इसमें एपिथेलियल सेल की क्या पाई जाती है, सिंगल एपिथेलियल सेल की लेयर पाई जाती है. क्लियर हुआ. क्या है भैया, इसमें सिंगल एपिथेलियल सेल की क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है. विदिन द लेयर जो है आपको एक तो लिम्फेटिक वेसल मिलेगी. दो तरह के सिस्टम है हमारे पास, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. तो एक तो लिम्फेटिक सिस्टम की आपको वेसल मिलेगी जिसे हम नाम देंगे इसका लैक्टियल का लिम्फ वेसल है ये. दूसरी जो वेसल है वो ऑफ कोर्स कौन सी होगी, ब्लड वेसल होगी, आर्टरी होगी. वो डिवाइड हो जाएगी इसके अंदर कैपिलरीज में और वो मिलकर क्या बना लेंगी, वेन बना लेंगी. ये जो आर्टरी वेन कैपिलरीज का जो नेटवर्क है या विलाई का, इसका काम होता है कि फूड अब्सॉर्ब होके इसमें क्या है, शिफ्ट हो जाए. क्लियर हुआ. नेक्स्ट चलते हैं, जब हमने विलाई को अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो हमें विलाई की सरफेस पर भी स्मॉल हेयर स्ट्रक्चर क्या आई, नजर आई, जिनको हमने जब अलग से करके दिखाया. ये विलाई एपिथेलियल का सेल दिखाया गया है. एपिथेलियल सेल के ऊपर क्या है, बुश लाइक बॉर्डर बना होता है या बहुत मिन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं. इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं माइक्रोविलाई का. ये एक सेल की बात कर रहा हूँ, ये वाला सेल है, इस सेल को निकाल के दिखाया है. ये विलाई इटसेल्फ फिंगर लाइक प्रोटेक्शन है. ये एपिथेलियल सेल क्या हो गया, फोल्ड बना दिया विलाई बनकर.
ہر ایپیتھیلیل سیل کو جب ہم نے فردر میگنیفائی کر کے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہر ایپیتھیلیل سیل کے اوپر بھی فنگر لائک پروجیکشن پائی جاتی ہیں، منیوٹ ہیئر لائک اسٹرکچرز ہیں جن کو ہم نے کس کا نام دیا مائکروویلائی کا، دے کریٹ بش بارڈر. اس کی وجہ سے ٹوٹل سرفیس ایریا کیا ہو گیا اور زیادہ ہو جاتا ہے. کلیئر ہوگا؟ نیکسٹ کرتے ہیں، چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم. نیکسٹ مائکروویلائی اسٹرکچر بش بارڈر کلیئر ہوا. یہ نیکسٹ کرتے ہیں پہلا پارٹ ڈیوڈینم کی بات کرتے ہیں، ون بائی ون فنکشن کی بات کریں گے. ڈیوڈینم اگر اس کی بات کریں تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر فوڈ کی کیا ہوتی ہے ڈائجیشن ہوتی ہے، فائنل ڈائجیشن. تو ڈیوڈینم کی جو سب سے انر لیئر کل بھی ہم نے بات کی تھی کیا کہتے ہیں اس کو مکوسا کہتے ہیں. یہ گٹ کی سب یہ ساری گٹ کی انر چار لیئر بتائی تھی ہم نے جو ہے سیروسا وغیرہ اور جو ہے سب مکوسا. تو ڈیوڈینم مکوسا اس کے بعد جو سیل پا جاتی ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں ڈائجسٹو انزائم. اس ڈائجسٹو انزائم کی جو ٹوٹل سیکریشن ہے اس کو بعض کا نام دے دیا جاتا ہے انٹسٹائنل جوس کا نام دے دیتے ہیں ہم. کلیئر ہوگا؟ گیسٹرک گلینڈ کی مکوسا کے سیل وہ گیسٹرک جوس، یہ کون سا آ گیا انٹسٹائنل جوس. اس میں فوڈ کی ڈائجیشن کے لیے ہر طرح کے انزائم موجود ہیں. ایک باکس میں دیا ہوا ہے میں آپ کی پروٹین کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بھی موجود ہے، ٹرپسن موجود ہے، لائپیز موجود ہے، امائلیز موجود ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹ پروٹین لپڈ ہر طرح کی فوڈ کے کمپوننٹ کے لیے اس جوس کے اندر کیا موجود ہوتی ہیں انزائم موجود ہوتے ہیں. تو یہاں فوڈ کی کیا ہوتی ہے فائنل ڈائجیشن ہوتی ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں جیجونم اینڈ ایلیم. یہاں پر فوڈ کی کیا ہوگی ایبزورپشن ہوگی. جو شوگر اور امینو ایسڈ ہوں گے یہ ڈائریکٹلی جائیں گے بلڈ کیپلریز میں. کیا بتایا میں نے آپ کو شوگر یہ دیکھیں شوگر ہے اور امینو ایسڈ ہے یہ ڈائریکٹلی کس میں جائیں گے بلڈ کیپلریز کے اندر جائیں گے. جبکہ جو اب جب آتے ہیں غور سننے کا یہاں تھوڑا چینج ہوگا فرسٹ ٹائم کی پروٹینز پر. جو فیٹی ایسڈ ہیں کیا آگے ہمارے پاس جو فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ بلڈ کیپلریز میں نہیں جاتے. وہ فیٹی ایسڈ پہلے انٹر ہوں گے کس کے اندر انٹر ہونے دیکھیں یا یہاں انٹر کر لیتے ہیں ایپیتھیلیل سیل کے اندر. کس میں انٹر ہوئے یہ ایپیتھیلیل سیل میں. تو فیٹی ایسڈ پہلے ایپیتھیلیل سیل کے اندر انٹر ہوں گے وہاں پہ موجود کس سے ملیں گے یہ فیٹی ایسڈ اور یہ کیا بن گیا گلائسرول. کیا بن جائے گا ٹرائی ایسائل گلائسرول. پڑھا ہوگا باٹنی میں بھی آپ نے لپڈز کی ٹائپ کر رہے ٹرائی ایسائل گلائسرول. یہ ٹرائی ایسائل گلائسرول جو ہے اس کو جانا چاہیے تھا بلڈ کیپلریز میں لیکن یہ بلڈ کیپلریز میں نہیں جائے گا بلکہ یہ انٹر ہوگا کس کے اندر انٹر ہو جائے گا یہ جو ہے لیکٹیم کے اندر. اس میں انٹر ہو جائے گا یہ لیکٹیم میں. وہاں جا کر اس کے اوپر چڑھے گی کیا چڑھے گی پروٹین کا کوٹ چڑھے گا. یہ ٹرائی ایسائل گلائسرول اور یہ اس کے اوپر کیا چڑھ گیا ہے پروٹین کا کوٹ. تو یہ پروٹین اور یہ کیا آ گیا ٹرائی ایسائل گلائسرول. ان دونوں کے ملنے سے جو بن جائے گا کمپاؤنڈ وہ ہوگی تو لپوپروٹین. لیکن اس لپوپروٹین کو ہم اسپیشل نام دیتے ہیں کائلو مائکرونز کا نام دیتے ہیں. اس کا نام دیتے ہیں کائلو مائکرونز کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ لمفیٹک سسٹم جو ہے کائلو مائکرونز بن گئی ہمارے پاس. کیسے بنی ہے کیا ہوا تھا فیٹی ایسڈ انٹر جب ایپیتھیلیل سیل کے اندر فیٹی ایسڈ کے ساتھ گلائسرول ملا ٹرائی ایسائل گلائسرول. اس ٹرائی ایسائل گلائسرول پر پروٹین کی کیا چڑھا دیا ہم نے کوٹ چڑھا دیا ہے. تو لپوپروٹین بن گئی. لپوپروٹین کو کس کا نام دیا ہم نے کائلو مائکرونز. وہ اب بتایا لمفیٹک سسٹم جو ہے مل کر لمفیٹک ویسل مل کر جو ہے سب جو ہے کیا بناتے ہیں لمفیٹک ڈکٹ. تھریسک لمفیٹک ڈکٹ وہ آگے کھلتی ہے سب کلیوین وین کے اندر. یعنی شورٹ آپ یہ سن لیں کہ جو لمفیٹک ڈکٹ ہوتی ہے یہ آ کر بلڈ میں آ کر کھلتی ہے. تو انڈائریکٹلی یہ آپ کا جو کائلو مائکرونز ہے کس میں پہنچ جائیں گے بلڈ میں پہنچ جائیں گے. بلڈ میں موجود انزائم اس لپوپروٹین کو کیا کر سکیں گے ڈائجسٹ کر سکیں گے. تو یہ ہماری کیا ہوگی اسمارٹر سائن کی جو ہے ڈائجیشن اور کیا ہوگی ہے فوڈ کی ابزورپشن ہوگی ہے. اب چلتے ہیں لارج انٹسٹائن بڑی جو آنت ہے ہماری. یہاں پر ہمیں ڈائجیشن بھی کروائی ہے جوجونم میں. جوجونم اور ایلیم میں کیا کروا دی ہے ابزورپشن. اب باری ہے اس کی لارج انٹسٹائن. تین پارٹس ہیں سیکم کولون ریکٹم. کتنے سے ہوتے ہیں لارج انٹسٹائن کے جسٹ لائک اسمال انٹسٹائن it has also three parts cecum colon and rectum. یہ لارج انٹسٹائن کی ڈائیگرام دیکھیں
तो पहली जो स्ट्रक्चर जो है वो ब्लाइंड एंड है। ब्लाइंड एंड ऐसी स्ट्रक्चर जो एक तरफ से ओपन हो, यहां से ये क्लोज है, यहां से क्या है, ये स्ट्रक्चर ओपन है। तो इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं किसका, ये पहली स्ट्रक्चर सीकम का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं सीकम का। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद क्या स्टार्ट होगी है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका पहला ब्लाइंड एंड साइड जो है वो क्या कहलाती है सीकम। सीकम से ही क्या निकलती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, अपेंडिक्स का नाम देते हैं। क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करती है दूसरा पार्ट कोलोन। कोलोन असेंडिंग भी हो सकता है, ट्रांसवर्स में हो सकता है और डिसेंडिंग कोलोन भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये दूसरा पार्ट आ गया कोलोन। तीसरा पार्ट क्या आता है रेक्टम, लास्ट में क्या होगी इसकी एनस होगी। क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं पहला पार्ट सीकम। सीकम में ब्लाइंड एंड सेल जिसे क्या कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में अगर फीसेस इंटर हो जाए तो मगर फीसेस इंटर भी होती है और निकल भी जाती हैं। अगर इस अपेंडिक्स में फीसेस इंटर हो और ये यहाँ से निकले ना, तो कुछ अरसे बाद इस अपेंडिक्स का साइज क्या होना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है। अपेंडिक्स स्टार्ट टू स्वेलो, तो हम कहते हैं इस पर्सन को डिजीज हो गई है, अपेंडिक्टिस कहते हैं इस डिजीज को। अपेंडिक्स डिजीज का नेम नहीं है, अपेंडिक्स स्ट्रक्चर का नाम है। हाँ, अगर इसमें पीसेस ट्रैप हो जाए तो इसका साइज क्या होना शुरू होता है, बड़ा हो जाता है अपेंडिक्टिस, जिसको बाद में सर्जिकली क्या कर दिया जाता है, रिमूव भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कोलोन एंड रेक्टम की बात करते हैं। कोलोन में फीसेस बनना क्या होती है, स्टार्ट होती है, फीसेस फॉर्म होती है। ठीक हो गया। और रेक्टम में फीसेस क्या होती हैं, कुछ ऐसे के लिए स्टोर भी रहती हैं जब तक जो है फीसेस की रिमूवल नहीं की जाएगी। हमारे पास एनस के करीब दो तरह के स्फिंक्टर पाए जाते हैं, स्मूथ और स्टेलेटेड स्फिंक्टर। ये कंट्रोल करते हैं किसको, डेफिकेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की बात करें तो पहला इसका फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। हाँ, ये अच्छी बात यह है कि रेक्टम में जो फीसेस स्टोर होती हैं, जहां से लार्ज क्वांटिटी में वाटर और सॉल्ट क्या किया जाता है, अब्सॉर्ब किया जाता है, दोबारा ब्लड में भेजा जाता है। प्लस ये जो क्या है भी हमारी अपेंडिक्स, इसमें बैक्टीरिया की प्रोडक्शन की जाती है। वो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया वाइटामिन के भी पैदा करते हैं, वो भी यूजफुल कंपोनेंट है। कुछ बैक्टीरिया सेलुलोज भी पैदा करते हैं। ये मैमस ह्यूमन की बात नहीं कर रहा, टोटल मैमस की बात कर रहा हूँ, हर्बीवोर्स के अंदर। तो सेलुलोज क्या करते हैं कि वो सेलुलोज की डाइजेशन, आप ये कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरियल प्रोडक्शन यूजफुल विटामिन के पैदा करते हैं। प्लस ये जो है फूड की डाइजेशन, सेलुलोज की डाइजेशन भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर दो कॉमन डिजीज का जिक्र करता है बुक में। अगर रेक्टम से पानी सही तरह से अब्सॉर्ब ना हो तो जो फीसेस लिक्विड फॉर्म में आती हैं, हम कहते हैं डायरिया हो गया इस बच्चे को। अगर रेक्टम में वाटर ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाए तो फीसेस सॉलिड हो जाती हैं, डिफिकल्ट टू पासिंग हो जाती है, तो हम कहते हैं क्या हो गया इस बच्चे को, कॉन्स्टिपेशन हो गई है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये चैप्टर तकरीबन खत्म होने वाला है। तो जो है इंशाल्लाह जो है आपके जो असाइनमेंट लगी हुई है उसको भी फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम जो है इस चैप्टर को एंड करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होगा। अल्लाह हाफ़िज़।